हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से राठौर इंग्लिश क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक एक एज ए जिसे विलियम हैजलिट इनके द्वारा लिखा गया है और इसका टाइटल है ऑन गोइंग अ जर्नी, एक यात्रा पर जाना। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं फ्रेंड, ये हमारे आज के राइटर हैं जिनका नाम है विलियम हैजलिट। ये एज ए थोड़ा सा लंबा है, तो देर ना करते हुए आइए शुरुआत करते हैं, सीधा हमारे टॉपिक पे आते हैं, ऑन गोइंग अ जर्नी। फ्रेंड, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि कुछ स्टूडेंट ने ये बोला है कि हमको ट्रांसलेशन में बहुत प्रॉब्लम आ रही है, तो आपकी सुविधा को ध्यान में रखते हुए मैंने इसकी जो लाइंस है इनको कोशिश की है थोड़ा सा हिंदी में ट्रांसलेट करके, और यहाँ स्क्रीन पे भी आपको दिखाई देगा। इससे आपको इस तरह की चीजों को समझने में थोड़ी सुविधा भी होगी और आप खुद भी सीख पाएंगे कि ट्रांसलेशन कैसे किया जाता है। तो आइए इन पंक्तियों को देखते हैं। वन ऑफ द प्लीजेंटेस्ट थिंग्स इन द वर्ल्ड इज गोइंग ऑन ए जर्नी, बट आई लाइक टू गो बाय माई सेल्फ। I can enjoy society in a room, but out of doors nature is company enough for me. I am then never less alone than when alone. अब इन पंक्तियों का हालांकि मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज्यादा कठिन है, फिर भी मैंने हिंदी में आपकी सुविधा के लिए इनको लिख दिया। तो शुरुआत हो रही है फ्रेंड ऐसे की जिसमें कवि कह रहे हैं कि दुनिया की सबसे सुखद चीजों में से एक है किसी यात्रा पर जाना, लेकिन मैं अकेले जाना पसंद करता हूं। देखिए, गो बाय माई सेल्फ, इसका मतलब है अकेले जाना। मैं कमरे के भीतर भी जो है आनंद ले सकता हूं इस समाज का, लेकिन जब घर से बाहर होता हूं तो प्रकृति मेरे लिए पर्याप्त है, और तब मैं अकेला होकर भी कभी अकेला महसूस नहीं करता। द फील्ड हिज स्टडी The fields his study, nature was his book. खेत उसके अध्ययन की जगह थे और प्रकृति उसकी पुस्तक। I cannot see the wit of walking. I cannot see the wit of walking and talking at the same time. When I am in the country, I wish to vegetate like the country. I am not for criticizing hedge rows and black cattle. I go out of town in order to forget the town and all that is in it. अब यहाँ प्रकृति की बात कर रहे हैं फ्रेंड विलियम हैजलिट। कहते हैं कि जो खेत है वो एक अध्ययन की तरह थे, प्रकृति जो है उसकी पुस्तक के समान थी, और मैं एक ही समय में चलने और बात करने की समझदारी जो है मुझे पसंद नहीं आती। तो जब मैं ग्रामीण इलाके में होता हूँ, देखिए कंट्री का अर्थ जो है ग्रामीण भी निकलता है, और जब मैं ग्रामीण इलाके में होता हूँ तो मैं उसी माहौल में ढल जाना चाहता हूँ। आई विश टू वेजिटेट लाइक द कंट्री, मैं चाहता हूं कि मैं भी ग्रामीण हो जाऊं। मैं वहां झाड़ियों और काले मवेशियों, देखिए हेज रोज एंड ब्लैक कैटल, मैं झाड़ियों और काले मवेशियों की आलोचना करने के लिए नहीं चाहता हूं। मैं झाड़ियों और काले मवेशियों की आलोचना करने के लिए नहीं चाहता हूं। मैं वहां झाड़ियों और काले मवेशियों की आलोचना करने के लिए नहीं जाता हूं। मैं शहर और उसकी हर चीज को भूलने के लिए शहर से बाहर निकलता हूं। आई गो आउट ऑफ टाउन इन ऑर्डर टू फॉरगेट द टाउन एंड ऑल दैट इज इन इट।
There are those who for this purpose go to watering places and carrying the metropolis with them. I like more elbow room and fewer encumbrances. I like solitude when I give myself up to it for the sake of solitude. Nor do I ask for. अब यहाँ कवि कह रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे भी है जो इसी उद्देश्य के लिए पर्यटन स्थलों पर जाते हैं, वाटरिंग प्लेस, जिसे जहाँ पे पानी वगैरह होता है, पानी के खेल होते हैं। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो पर्यटन स्थलों पर इसी उद्देश्य के लिए जाते हैं जहां पानी होता है, वाटरिंग प्लेसेस पे, और अपने साथ पूरी एक शहर की मानसिकता को भी लेकर के जाते हैं। जबकि मुझे ज्यादा खुली जगह और कम बाधाएं पसंद है। मैं एकांत के लिए एकांत को पसंद करता हूं। जब मैं खुद को पूरी तरह उसके हवाले कर देता हूं और मैं अपने एकांतवास में ऐसा कोई दोस्त नहीं चाहता जिसके कान में मैं फुसफुसा सकूं कि एकांत कितना मधुर है ना। अ फ्रेंड इन माई रिट्रीट whom I may whisper solitude is sweet। अब ये बात वो इसलिए कह रहे हैं कि एकांत का मतलब है कि जब कोई भी नहीं हो, तो अगर दोस्त साथ में है तो फिर कैसा एकांत। तो मैं ये पसंद नहीं करता कि एकांत में भी मेरा कोई दोस्त हो और उसके कान में मैं ये बात कहूं कि कितना मधुर है ये सॉलिट्यूड, एकांत। The soul of a journey is liberty, perfect liberty to think, feel, do just as one pleases. We go on a journey chiefly to be free of all impediments and of all inconveniences, to leave ourselves behind. अब यहाँ पे का जो राइटर है कह रहे हैं फ्रेंड की यात्रा की आत्मा जो है ये स्वतंत्रता है, पूर्ण स्वतंत्रता। जब हम अपनी इच्छा अनुसार सोचने, महसूस करने और कार्य करने के लिए स्वतंत्र होते हैं, हम मुख्य रूप से सभी बाधाओं और असुविधाओं से मुक्त होने के लिए यात्रा पर जाते हैं और खुद को पीछे छोड़ने के लिए। मच मोर टू गेट रिड ऑफ अदर्स। It is because I want a little breathing space to muse on in different matters where contemplation. तो यहाँ पे राइटर कह रहे हैं कि हम मुख्य रूप से सभी बाधाओं और असुविधाओं से मुक्त होने के लिए यात्रा पर जाते हैं, खुद को पीछे छोड़ने के लिए और उससे भी कहीं अधिक दूसरों से छुटकारा पाने के लिए। और ऐसा इसलिए क्योंकि मैं सामान्य मामलों पर विचार करने के लिए थोड़ा सा ब्रीदिंग स्पेस चाहता हूं, यानी थोड़ी सी सांस लेने की जगह चाहता हूं जहां मेरे को कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो। वेयर कंटेम्पलेशन may plumb her feathers and let grow her wings, that in the various bustle of resort were all too ruffled and sometimes impaired. जहां पर चिंतन जो है अपने पंखों को संवार सके और उन्हें बढ़ने दे, जो सैर सपाटों की विभिन्न हलचलों में पूरी तरह से बिखर गए थे और कभी कभी कमजोर भी हो गए थे। That I absent myself from the town for a while without feeling at a loss the moment I am left by myself,
instead of a friend in a post chase or in a tilbury to exchange good things with। अब यहाँ पे राइटर कह रहे हैं कि यही कारण है कि कुछ समय के लिए मैं खुद को शहर से दूर कर लेता हूं और अकेले रह जाने पर भी किसी कमी का अनुभव नहीं करता। एक पुरानी डाक गाड़ी, देखिए पोस्ट चेज यानी डाक गाड़ी जो डाक लेके जाती, या छोटी गाड़ी है ना, टिलबरी में बैठे किसी मित्र के साथ अच्छी बातें साझा करने और फिर से उन्हीं घिसे पिटे विषयों को दोहराने की बजाय एक बार के लिए मुझे इस तरह की धृष्टता से विराम मिल जाए। ना देखिए, इंस्टेड ऑफ ए फ्रेंड इन अ पोस्ट चेज और इन अ टिलबरी टू एक्सचेंज गुड थिंग्स विद एंड वेरी द सेम स्टिल टॉपिक्स ओवर अगेन। For once let me have a truce with impertinence. Give me the clear blue sky over my head and the green turf beneath my feet, a winding road before me and a 3 hours march to dinner। तो मैं चाहता हूं कि एक जो पुरानी जो डाक गाड़ी है या छोटी सी गाड़ी में बैठे किसी मित्र के साथ अच्छी बातें साझा करना और फिर से उन्हें घिसे पिटे जो विषय है उनको दोहराने के बजाय मुझे इस तरह की धृष्टता से विराम मिल जाए, है ना। लेट मी हैव अ ट्रूस विद इम्पर्टिनेंस। बस मेरे ऊपर एक साफ सा नीला सा आसमान हो, पैरों के नीचे हरी घास हो और सामने घुमावदार सड़क और रात के खाने से पहले 3 घंटे की पैदल सैर, है ना, 3 hours मार्च टू डिनर। And then to thinking it is hard if I cannot start some game on these lone heaths. I laugh, I run, I leap, I sing for joy. From the point of yonder rolling cloud I plunge into my past being। और फिर सोचने में मगन हो जाना, ये तो बड़ी मुश्किल बात होगी अगर मैं इन सुनसान मैदानों में अपने मन का कोई खेल ना शुरू कर सकूं। मैं हंसता हूं, दौड़ता हूं, उछलता हूं और खुशी के मारे गाना गाने लगता हूं। तो सामने तैरते उस बादल के शिखर से मैं अपने अतीत के अस्तित्व में गोता लगाता हूं। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ यॉन्डर रोलिंग क्लाउड आई प्लंज इनटू माय पास्ट बीइंग एंड रेवील देयर एज द सन बर्न्ट इंडियन प्लंजेस headlong into the wave that wafts him to his native shore, then long forgotten things। सामने तैरते हुए उस बादल के शिखर से मैं अपने अस्तित्व में, अतीत के अस्तित्व में गोता लगाता हूं और वहां उसी तरह से आनंदित होता हूं जैसे धूप से झुलसा हुआ कोई भारतीय उस लहर में सिर के बल कूद पड़ता जो उसे उसके पैतृक तट की ओर ले जाती है ना, नेटिव शोर, देखिए उसके मूल तट पर लेकर के जाती। देन लॉन्ग फॉरगॉटन थिंग, तब लंबे समय से भूली हुई चीजें। Like sunken wreck and sumless treasuries burst upon my eager sight
and I begin to feel, think, and be myself again. Instead of an awkward silence broken by attempts at wit or dull commonplaces, mine is that undisturbed silence of the heart which alone is perfect eloquence. और एक लंबे समय से भूली हुई चीज है, जैसे डूबे हुए जहाजों के मलबे, अनगिनत खजाने मेरी उत्सुक नजरों के सामने उभर आते, और मैं फिर से खुद को महसूस करना, सोचना और स्वयं का असली रूप बनाना शुरू कर देता हूं। इंस्टेड ऑफ एन ऑकवर्ड साइलेंस, यानी चतुराई दिखाने की कोशिशों या उबाऊ साधारण बातों से टूटने वाली उस अजीब खामोशी के बजाय, instead of an awkward silence broken by attempts at wit or dull commonplaces, मेरे पास हृदय की वो निर्बाध शांति होती है। Mine is that undisturbed silence of the heart, मेरे पास हृदय की वो निर्बाध शांति होती है जो अपने आप में एक पूर्ण अभिव्यक्ति है। No one like Punch's alliterations, antithesis, argument, and analysis better than I do. But I sometimes had rather be without them. Leave me to my repose. अब वो यहाँ कह रहा है कि शब्दों के जो खेल होते हैं, जैसे पंच कहा जाता है ना, एलिटरेशन यानी जैसे अनुप्रास कहा जाता है, एंटीथीसिस यानी विरोधाभास, आर्गुमेंट तर्क, और एनालिसिस यानी विश्लेषण, मुझसे बेहतर इन्हें कोई पसंद नहीं करता। लेकिन कभी कभी मैं इनके बिना ही रहना चाहता हूं। छोड़ दो ओम, मुझे मेरे सुकून के लिए छोड़ दो। इस वक्त मेरे हाथ में कुछ और काम है जो शायद आपको व्यर्थ लगे। I have just now other business in hand which would seem idle to you. मेरे हाथ में कुछ और काम है जो आपको शायद व्यर्थ लगे। But is with me very stuff of the conscience. लेकिन मेरे लिए वे अंतरात्मा की असली पूंजी है। Is not this wild rose sweet without a comment? क्या ये जंगली गुलाब बिना किसी टिप्पणी के भी मधुर नहीं है? Does this daisy leap to my heart set in its coat of emerald? क्या ये पन्ना जैसी घास में जड़ी हुई ये जो डेजी है ये मेरे दिल को नहीं छूती है? आइए आगे देखते हैं फ्रेंड। Yet if I were to explain to you the circumstance that has so endeared it to me, you would only smile. Had I not better than keep it to myself and let it serve me to brood over from here to yonder craggy point? अब यहां फिर कवि कह रहे थे कि तो फ्रेंड यहाँ पे आप जो है ये विलियम एजलेट कह रहे हैं कि फिर भी अगर मैं आपको वो परिस्थिति समझाऊं जिसने इसे यानी इस फूल के बारे में कह रहे हैं कि मेरे लिए इतना प्रिय बना दिया, तो आप क्या करेंगे? केवल मुस्कुरा देंगे। तो क्या बेहतर नहीं है कि मैं इसे अपने तक ही रखूं, है ना? हैड आई नॉट बेटर देन कीप इट टू माई सेल्फ, तो क्या ये बेहतर नहीं है कि मैं इसे अपने तक ही सीमित रखूं? और यहां से उस पथरीली चोटी तक
और वहां से सुदूर क्षितिज तक इसी के ख्यालों में डूबा रहूं। And let it serve me to brood over from here to yonder craggy point, and from thence onward to the far distant horizon. I should be but bad company all that way, and therefore perfect being alone. I have heard it said that you may, when the moody fit comes on, walk or ride on by yourself and indulge your reveries. अब इन लाइनों में फ्रेंड राइटर कह रहे हैं कि उस पूरे रास्ते में मैं एक बुरा साथी साबित होऊंगा, इसलिए मैं अकेला रहना ही पसंद करता हूं। और मैंने सुना है कि लोग कहते हैं कि जब मन जो है उदास या विचार मग्न हो तो आप अकेले चल सकते हैं या सवारी कर सकते हैं। और अपनी कल्पनाओं में खो सकते हैं। देखिए, इंडल्ज योर रेवरीज, ना, रेवरी यानी दिवा स्वप्न, दिन में जो सपना देखते हैं उसे कहते हैं रेवरी। बट दिस लुक्स लाइक अ ब्रीच ऑफ मैनर्स, a neglect of others, and you are thinking all the time that you ought to rejoin your party. लेकिन ये शिष्टाचार के उल्लंघन के जैसा लगता है, और ऐसा लगता है कि जैसे दूसरों की उपेक्षा की जा रही, आप दूसरों को नेग्लेक्ट कर रहे हैं, और आप पूरे समय यही सोचते रहते हैं कि आपको अपने समूह के पास वापस लौट जाना चाहिए। Out upon such half-faced fellowship, say I like to be either entirely to myself or entirely at the disposal of others. अब यहाँ पे राइटर कह रहे हैं कि मैं तो ये मानता हूं कि ऐसी अधूरी संगति जो है ये खराब है, इस पे धिक्कार है। अब मुझे या तो पूरी तरह से अकेला रहना पसंद है, या मैं पूरी तरह से दूसरों के साथ ही रहना चाहता हूं। टू टॉक और टू बी साइलेंट, टू वॉक और सिट स्टिल, टू बी सोशिएबल और सोलिटरी। I was pleased with an observation of Mr. Cobbett that he thought it a bad French custom to drink our wine with our meals, and that an Englishman ought to do only one thing at a time. यहाँ पे राइटर ये कह रहे हैं कि मैं दो में से कोई एक काम ही करना ज्यादा पसंद करता हूँ। या तो मैं किसी के साथ रहूंगा तो फिर पूरी तरह से उसके लिए उपलब्ध रहूंगा, उससे बात करना है ना, और उसके साथ निभाना, या फिर मैं पूरी तरह से अकेले ही रहना चाहता हूँ। बात करना या शांत रहना, है ना, चलना या स्थिर बैठना, सामाजिक होना या फिर एकांतवासी होना, इनमें से कोई एक चीज ही करना मुझे पसंद है। यहां पर वो कहते हैं कि मुझे मिस्टर कॉबेट की ये बात बहुत पसंद आई कि भोजन के साथ शराब पीना एक बुरी फ्रांसीसी प्रथा है, जबकि अंग्रेज जो क्या करते हैं वो एक समय में एक ही काम करते हैं, या तो वो भोजन करते हैं या शराब पीते हैं। तो दोनों काम एक साथ करना है ये मुझे पसंद नहीं है। So I cannot talk and think, or indulge in melancholy musing and lively conversation by fits and starts.
लेट मी हैव अ कंपेनियन ऑफ माई वे सेज स्टर्न, वर इट बट टू रिमार्क हाउ द शैडोज लेंथन एज द सन डिक्लाइंस। अब यहाँ पे राइटर कह रहे हैं कि इसलिए मैं एक साथ बात करना और सोचना ये एक साथ नहीं कर सकता, ना ही मैं रुक रुक कर कोई उदासी भरा चिंतन कर सकता हूं। और ना ही मैं रुक रुक कर उदासी भरे चिंतन और जीवंत बातचीत में तालमेल बिठा सकता हूं। अब यहां वो एक और व्यक्ति की बात कर रहे हैं फ्रेंड की स्टर्न कहते हैं कि मेरे रास्ते में कोई साथी हो, भले ये कहने के लिए कि देखो सूरज ढलने के साथ परछाइयां कैसी लंबी हो रही हैं। यह बात खूबसूरती से कही गई है, लेकिन मेरी राय में विचारों का यह निरंतर आदान प्रदान मन पर पड़ने वाली चीजों के स्वाभाविक प्रभाव में बाधा डालता है और उस भावना को ठेस भी पहुंचाता है। If you only hint what you feel in a kind of dumb show, it is insipid. If you have to explain it, it is making a toil of pleasure. यहाँ पे राइटर कह रहे हैं यदि आप अपनी भावनाओं को केवल इशारों में व्यक्त करते हैं तो ये नीरस सा लगता है ना, इट इज इंसिपिड। इफ यू हैव टू एक्सप्लेन इट, यदि आपको इसकी व्याख्या करना पड़े तो ये आनंद को परिश्रम में बदलने जैसा है। इट इज मेकिंग अ टॉयल ऑफ अ प्लेजर। यू कैन नॉट रीड द बुक ऑफ नेचर without being perpetually put to the trouble of translating it for the benefit of others। अब आपको यदि दूसरों के लाभ के लिए उसके अनुवाद करने की मशक्कत करे बिना आप किसी प्रकृति की पुस्तक को नहीं पढ़ सकते। क्या हो गया है? क्यों चिल्ला रही है? टेंट में है, उधर रखूंगी क्या पैसे में? क्या हो गया? कुछ नहीं है? कुछ नहीं, पैसे ले रही हैं। चिल्ला चोट क्यों कर रही है? चिल्ला की बात करती है मेरे से, कभी ढंग से बात करिए। क्या हो गया? कुछ नहीं हो रहा। तो बहन चोट की चिल्ला के क्यों बात करती है? तमीज से क्यों नहीं बोलती है? भाग जा यहाँ से। टंट टंट मैं नहीं बना रहा, टंट वंट नहीं। तू ना मुझे पुच्छी करता है, ना मेरे साथ सोता है, ना मुझे प्यार करता है। मैं काहे को बनाऊं तेरा टेंट? तो दीदी से बनवा ले। तो दीदी के पास सोता है ना, दीदी से बनवा ले। बक इसका टेंट बना दे यहाँ। अरे मेरी बस की नहीं है, पेट दर्द हो रहा है। तेरा तो पेट ही दुखता रहता है। ए आवाज बंद कर इसकी, आवाज बंद कर दे। You cannot read the book of nature without being perpetually put to the trouble of translating it for the benefit of others। अब आप दूसरों के लाभ के लिए उसका अनुवाद करने की मशक्कत किए बिना प्रकृति की किसी पुस्तक को नहीं पढ़ सकते। I am for this synthetical method on a journey in preference to the analytical,
I am content to lay in stock of ideas then, and to examine and anatomize them afterwards. अब यहाँ राइटर कह रहे हैं कि मैं यात्रा के दौरान, है ना, एनालिटिकल यानी विश्लेषण के बजाय संश्लेषण सिंथेटिकल की विधि को ज्यादा प्राथमिकता देता हूं। मैं उस समय विचारों का भंडार जमा करने और बाद में उनका परीक्षण और विश्लेषण करने में संतुष्ट रहता हूं, और मैं चाहता हूं कि मेरे धुंधले विचार जो है ये हवा के झोंके में एक थिसल, एक फूल होता है एक प्रकार का, थिसल के रेशों की तरह तैरे, ना कि वे विवादों की कटीली झाड़ियों और कांटों में उलझ जाए। For once I like to have it all my own way, and this is impossible unless you are alone or in such company as I do not covet. इन लाइनों में फ्रेंड वो कह रहा है कि कम से कम एक बार के लिए मैं सब कुछ अपने तरीके से करना चाहता हूँ। आई लाइक टू हैव इट ऑल माई ओन वे, ना, सब कुछ मैं अपने तरीके से करना चाहता हूँ, और ये तब तक असंभव है जब तक आप अकेले ना हो और ऐसी संगति में ना हो जिसकी मैं इच्छा नहीं करता। I have no objection to argue a point with anyone for 20 miles of measured road, but not for pleasure. If you remark the scent of a bean field crossing the road, perhaps your fellow traveler has no smell. If you point to a distant object, perhaps he is a short-sighted and has to take out his glass to look at it. अब यहाँ पे राइटर ये कह रहे हैं कि मुझे किसी के साथ 20 मील की नापी हुई सड़क पर किसी बात पर बहस करने में कोई आपत्ति नहीं, लेकिन आनंद के लिए की जाने वाली जो ये यात्रा है इसमें इस तरह की फिजूल की बात करने का कोई सेंस नहीं है। यदि आप सड़क पार करते समय एक सेम के खेत, देखिए बीन फील्ड की खुशबू की ओर ध्यान दिलाते तो हो सकता है कि आपके साथी को कोई गंध ही ना आए, और इसी तरह से यदि आप किसी दूर की वस्तु की ओर इशारा करते हैं तो वो शायद शॉर्ट साइटेड हो, निकट दृष्टि दोष वाला हो, यानी जिसे दूर का दिखाई ना देता हो, और उसे देखने के लिए फिर अपना चश्मा निकालना पड़े। There is a feeling in the air, a tone in the color of a cloud which hits your fancy, but the effect of which you are unable to account for. There is then no sympathy but an uneasy craving after it. अब इन लाइनों में राइटर कह रहे हैं कि हवा में एक फीलिंग होती है, एक महसूसगी होती है, और टोन इन द कलर ऑफ ए क्लाउड, और बादल के रंग में एक ऐसी आभा होती है जो आपकी कल्पना को छू जाती है, लेकिन आप उसका कारण बताने में असमर्थ होते हैं। तब वहां कोई सहानुभूति या तालमेल नहीं रह जाता, बल्कि उसकी एक असहज तड़प और एक असंतोष पैदा होता है।
जो रास्ते भर आपका पीछा करता है। There is then no sympathy but an uneasy craving after it and a dissatisfaction which pursues you on the way, and in the end probably produces ill humor. Now I never quarrel with myself and take all my own conclusion for granted till I find it necessary to defend them against objections. It is not merely that you may not be of accord on the objects and circumstances that present themselves before you. और अंत में संभवतः चिड़चिड़ापन पैदा होता है। अब मैं कभी खुद से नहीं झगड़ता और अपने सभी निष्कर्षों को तब तक सही मान लेता हूं जब तक कि मुझे आपत्तियों के खिलाफ उनका बचाव करना जरूरी ना लगे। और ये केवल इसलिए नहीं है कि आप अपने सामने वाली वस्तुओं और परिस्थितियों पर सहमत ना हो। These may recall a number of objects and lead to association too delicate and refined to be possibly communicated to others. Yet these Yet these I love to cherish and sometimes still fondly clutch them when I can escape from the throng to do so. To give way to our feelings before company seems extravagance or affectations. And on the other hand, to have to unravel this mystery of our being at every turn and to make others take an equal interest in it. Otherwise, the end is not answered, is a task to which few are competent. We must give it an understanding, but no tongue. अब इन लाइनों में फ्रेंड राइटर कह रहे हैं कि ये चीजें कुछ अन्य वस्तुओं की याद दिला सकती है और ऐसे सूक्ष्म और परिष्कृत जुड़ाव एसोसिएशंस बना सकती हैं जिन्हें दूसरों को समझा पाना संभव नहीं। फिर भी मैं इन्हें संजो कर रखना पसंद करता हूं और कभी कभी जब मैं भीड़ से बच निकलता हूं तो इन्हें बड़े चाव से थाम लेता हूं। दूसरों के सामने अपनी भावनाओं को इस तरह बहने देना फिजूल खर्ची या दिखावे जैसा लगता। दूसरी ओर हर मोड़ पर अपने अस्तित्व के इस रहस्य को सुलझाना और दूसरों को इसमें उतनी ही रुचि लेने पर मजबूर करना, यानी कि जब तक उद्देश्य पूरा नहीं होता है, एक ऐसा कार्य है जिसमें बहुत कम लोग सक्षम हैं। हमें इसे समझ तो देनी चाहिए पर जबान नहीं।
My old friend Coleridge, however, could do both. He could go on in the most delightful explanatory way over hill and dale a summer's day, and convert a landscape into a didactic poem or Pindaric ode. He talked far above singing. If I could so clothe my ideas in sounding and flowing words, I might perhaps wish to have someone with me to admire the swelling fame. अब इन लाइनों में फ्रेंड जो विलियम एजलेट है, ये कह रहा है कि मेरे एक पुराने दोस्त हैं सी कॉलरिज। ये दोनों जो है, ये व्यक्ति, अब इन लाइनों में फ्रेंड विलियम एजलेट कह रहे हैं कि मेरे पुराने मित्र सी कॉलरिज, ये दोनों काम एक साथ कर सकते थे। वे गर्मियों के पूरे दिन पहाड़ों और घाटियों के बीच सबसे आनंदमय और व्याख्यात्मक तरीके से चलते रह सकते थे, और एक परिदृश्य को उपदेशात्मक कविता या पिंडारिक ओड है ना, पिंडारिक ओड एक प्रकार का जो है एक स्त्रोत होते हैं जैसे, इनमें बदल सकते थे। उनकी बातें गायन से कहीं ऊपर थी। ही टॉक्ड फार अबव सिंगिंग। अगर मैं भी अपने विचारों को ऐसे गूंजते और बहते हुए शब्दों में पिरो सकता, तो शायद मैं भी ये चाहता कि कोई मेरे साथ हो जो इस बढ़ते हुए विषय की प्रशंसा करे। Or I could be more content were it possible for me still to hear his echoing voice in the woods of all Foxdale. They had that fine madness in them which our first poets had, and if they could have been caught by some rare instrument, would have breathed such strength as the following. अब यहाँ पे राइटर कह रहे या फिर मैं और भी अधिक संतुष्ट होता यदि मेरे लिए ऑल फॉक्सडेन के जंगलों में उनकी गूंजती आवाज को फिर से सुनना संभव होता। उनमें वह फाइन मैडनेस, देखिए दिव्य पागलपन था जो हमारे शुरुआती कवियों में हुआ करता था। यदि उन्हें किसी दुर्लभ वाद्य यंत्र द्वारा पकड़ा जा सकता तो वे कुछ ऐसी स्वर लहरियां बिखेर।
अब ये कुछ पंक्तियां हैं फ्रेंड जो जॉन फ्लेचर का एक नाटक है जिसका नाम है द फेथफुल शेफर्डेस, है ना, इससे ये पंक्तियां ली गई हैं जो इन्होंने विलियम हैजलिट जी ने यहाँ पे यूज किया। Here be woods as green as any air, likewise as fresh and sweet, as when smooth Gyphrus plays on the fleet face of the curled streams, with flowers as many as the young spring gives, and as choice as any. Here be all new delights, cool streams and wells. अब इन पंक्तियों का अर्थ है फ्रेंड कि यहाँ के जंगल उतने ही हरे हैं जितने कोई और हो सकते हैं। यहाँ की हवा उतनी ताजी और मीठी है जैसे कि मंद समीर जेफायरस की चंचल धाराओं की होती। लहरों के साथ खेल रहा हूं जहां उतने ही फूल हैं जितने की बसंत ऋतु देती है, और उतने ही सुंदर भी। यहाँ हर और नए आनंद हैं, शीतल जल धाराएं और कुएं हैं। आर्बर्सो or grown with wood vine, caves and dells, choose where thou wilt, whilst I sit by and sing, or gather rushes to make many a ring, for thy long fingers tell the tales of love, how the pale phobe hunting in a grove. अब इन पंक्तियों का अर्थ है फ्रेंड कि आर्बर्सोर ग्राउंड यानी मधुल मालती की लताओं से घिरे मंडप, है ना, गुफाएं और तंग घाटियां हैं, है ना, वुड बाइन कैव्स एंड डेल्स, डेल यानी घाटियां, जहां तुम्हारा मन करे वहां चुनो, जबकि मैं पास बैठकर गाता हूं, या तुम्हारी लंबी उंगलियों के लिए अंगूठियां बनाने के लिए घास फूस इकट्ठा करता हूं, और तुम्हें प्यार की कहानियां सुनाता हूं कि कैसे उस पीली चांदनी फोबे, है ना, पीली चांदनी ने उपवन में शिकार करते हुए first saw the boy Endymion, from whose eyes she took eternal fire that never dies. How she conveyed him softly in a sleep, his temples bound with poppy to the steep head of the old Latmos, where she stoops each night, gliding the mountain with her brother's light, to kiss her sweetest. इन लाइनों का अर्थ है फ्रेंड सबसे पहले उस बालक एंडीमियन को देखा था जिसकी आंखों से उसने ऐसी शाश्वत अग्नि ले ली जो कभी नहीं बुझती,
कैसे उसने धीरे से नींद के आगोश में ले लिया और उसकी कनपट्टी पर अफीम के फूल बांधे, है ना, टू द स्टीप हेड ऑफ ओल्ड लेटमोस। उसकी कनपट्टी पर अफीम के फूल बांधे, देखिए, हिज टेम्पल्स बाउंड विद पॉपी, और उस पुराने लाटमोस की खड़ी ढाल पर ले गई जहां वह हर रात झुकती है, पहाड़ को अपने भाई सूर्य के प्रकाश से चमकाती, ताकि वह अपने सबसे प्रिय को चूम सके। ये पंक्तियां फ्रेंड फ्लेचर्स फेथफुल शेफर्डेस है ना, इससे ली गई। यहाँ पे कुछ कुछ जो नाम आए फ्रेंड उनको देखते हैं। जेफायरस जो है ये यूनानी पौराणिक कथाओं में पश्चिम की सुखद हवा के देवता को कहा जाता है। फॉबे ये चंद्रमा की देवी को कहा जाता है। एंडीमियन एक सुंदर चरवाहा था जिससे चंद्रमा की देवी जो है प्रेम करती थी। और जो लाटमोस है ये वो पर्वत है जहाँ कथा के अनुसार एंडीमियन सोया करता था। ये यूनानी पौराणिक कथाओं से ये चीजें ली गई।